बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतारिफ कराने पे, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे और वज़ीर आज़म इमरान खान का इसका इफ्तिताह करने पर ये वो चीज़ है जिसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। अफसोस भी होता है कि कराची जैसा बड़ा शहर 7 दहाइयों के बाद हम वहाँ पे एक बस का प्रोजेक्ट शुरू करने पर जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। ब्लेम गेम जो है वो आज क्या कल भी हमें नज़र आया, गुज़श्ता कई दिनों से इस पर बात भी हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हैं, वो एक रोज़ पहले पहुँच जाते हैं वहाँ इफ्तिताह करने के लिए बकौल उनके कि ये प्रोजेक्ट क्योंकि हमारा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज इफ्तिताह किया है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के और PMLN की हुकूमत के प्रोजेक्ट को अपने नाम पर तब्दील किया है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो कहा वो भी आपने सुन लिया कि वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों ने कभी इस जानिब तवज्जो नहीं दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है, क्योंकि उनकी सिंध हुकूमत है, वहाँ पर उनके वज़रा की तरफ से भी जो आज बयान दिया गया वो यही था कि ये जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है इसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाता है। और ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है इसका इफ्तिताह फरवरी 2016 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि इसको कंप्लीट हमने किया। एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छी बात है कि होना भी यही चाहिए। जो अवामी मंसूबे हैं, अगर एक हुकूमत आगाज़ करती है तो अगली हुकूमत को आने के बाद सिर्फ इस गरज से उसको तर्क नहीं कर देना चाहिए कि ये तो पिछली हुकूमत का काम था, उसको कंप्लीट करना चाहिए, जो कि इस हुकूमत ने किया भी। लेकिन बहरहाल जो मनाजिर रहे हैं इस पूरे एक प्रोजेक्ट को लेकर, जो सियासत होती रही या जो बयानबाजी होती रही, वो बड़ी अफसोसनाक है। पहले तो ज़रा इसी पे बात करेंगे और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने आज महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया है, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें उसमें भी कही हैं, उसका जिक्र भी होगा। शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर सिंध असम्बली। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर सिंध असम्बली हैं, आपका भी शुक्रिया। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। पहले तो जावेद अब्बासी साहब, मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी कि आज फिर यही कहना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए। 7 दहाइयों के बाद पाकिस्तान के एक सबसे बड़े शहर को जदीद ट्रांसपोर्ट का एक प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन उस पर भी अफसोस की बात यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सियासत नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि कराची वो शहर है जो पाकिस्तान की इकानमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कराची वो शहर है जिससे पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं और वहाँ रोजगार भी करते हैं, अपने बिजनेस भी करते हैं, और उनका हमेशा वेलकम करता है। और उसने इस माँ की तरह सब बच्चों की वो जो है बहुत उनकी परवरिश की है, बड़ी उसने इस तरक्की के लिए, उनकी माशी तरक्की के लिए बड़ा रोल प्ले किया है। और इसमें भी दूसरी कोई राय नहीं है कि कराची में सबसे ज्यादा तवज्जो होनी भी चाहिए थी, अभी भी देनी चाहिए। और जो मौजूदा हुकूमत है उसने जितने भी कराची के लोगों से वादे किए थे इलेक्शन जीतने के बाद, उसे पूरे करने चाहिए। इस प्रोजेक्ट की आपने बात की है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। वो शहर जिसको इतनी बड़ी जिसकी अहमियत थी, उसको हमारा एक पोर्ट है, उसके ऊपर सारी दुनिया का बिजनेस वहां आता है, दुनिया का टूरिस्ट वहां आता है, सारी एयरलाइंस वहां आती है, तो उसको हमें सबसे ज्यादा डेवलप करना चाहिए था सबने मिलकर, ताकि वहां जो भी बाहर से आए वो एक मैसेज लेके आए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो सिंधी शहर भी है, उस पर दुनिया में दिखाए। जिस तरह शंघाई है, जिस तरह लंदन है, जिस तरह टोक्यो है, जिस तरह न्यूयॉर्क है, इस तरह उसका भी एक होना चाहिए था। बदकिस्मती से वैसा ना हो सका। लेकिन मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने जो वादा किया था उसने पूरा किया। उसने फौरी तौर पर ये लोगों से एक वादा किया था कि हम करेंगे, और हमने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 90% मुकम्मल करके गए थे। इससे भी ज्यादा इसका इफ्तिताह हो गया था। हुकूमत को ये सिर्फ क्रेडिट चलिए ये देखिए। अच्छा, मुझे अब्बासी साहब एक और बात बताइए। चले मैं ओके 90% PMLN जो है इसको कंप्लीट करके गई थी। ये एक अच्छी बात होती है कि एक जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत खत्म करके जाती है, और कल को अगर किसी और सियासी जमात की जमहूरी हुकूमत आती है और वो माजी की हुकूमत के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अवामी मंसूबे हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये इनके दौर में कंप्लीट हो रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ज़ाहिर है उसका करना था। तो कल जो आपके इतने सीनियर लोगों की तरफ से हुआ कि वो पहुंच गए वहां इफ्तिताह करने, एक जुमला कह दूं अगर आप इजाजत दें तो। अच्छा, तो क्या करते वो?
बड़ा अच्छा होता। आप कह रहे हैं कि वो कल वो अच्छा इफ्तिताह जो आज किया था उस पे वो नवाज शरीफ साहब की तख्ती लगाते और फिर इमरान खान सा फीता काटते। मैं एक जुमला कह दूं, बिल्कुल ना करते, बिल्कुल ना करते, हमारी तख्ती भी ना लगाते। इमरान खान साहब आज खड़े होकर या ये बात कहते कि ये एक बहुत बड़ा अवामी प्रोजेक्ट था जो मियां नवाज शरीफ का नाम ना लेते तो कहते मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया था। उनकी मेहरबानी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से कराची का ये जो बड़ा ट्रांसपोर्ट का मामला था ये हल हो जाता, ये बड़ा पाल होता वज़ीर आज़म साहब का। चलें, मान लिया, ये अच्छी बात है। वैसे खुर्रम शेर जमान साहब, वज़ीर आज़म साहब को ये तो जिक्र कर देना चाहिए था, बावजूद इसके कि वो अपोजिशन के हवाले से काफ़ी बातें करते हैं, उनके ऐसे बयानात भी आते हैं जिससे उनकी ऑब्वियसली नफरत जो है वो भी टपकती है। लेकिन ये फरवरी 2016 में इसका इफ्तिताह तो नवाज शरीफ साहब ने किया था, तो जिक्र कर देते। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब का नाम ना लेते, कहते कि जी मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छी चीज़ शुरू की थी तो हमने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। नहीं जी, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो है PMLN की गवर्नमेंट में तैयार किया गया था, शुरू हुआ था काम ये, और 2018 तक तकरीबन 65 से 70% काम इसके ऊपर मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने बकिया काम उसको ख़त्म करना था, जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और उसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने साथ दिया उसका IT सिस्टम और बसेस लेकर आनी थी। 2018 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए हैं तो वज़ीर आला साहब आए यहाँ पे गवर्नर हाउस में, और वहां पे उन्होंने 2018 में जून का महीना था, अगस्त का महीना था, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये अब हम आगे इसको मुकम्मल भी नहीं कर सकते हैं, ना हम इसकी बसेस ला सकते हैं, ना IT सिस्टम ला सकते हैं। साफ इनकार कर दिया। हालांकि जिम्मेदारी जो थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी, क्योंकि जाहिर है कराची ने PTI को वोट दिया था, उस मजबूरी के तहत हमने उस काम को मुकम्मल करना था, अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। अगर प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी किया था तो वो असासा तो हुकूमत पाकिस्तान का है ना, अवाम की वो एक प्रॉपर्टी है, तो जाहिर है उसको मुकम्मल किया गया, बड़े जबरदस्त तरीके से मुकम्मल किया गया, बेहतर तरीके से किया गया। कोशिश उसके साथ सादिया ये भी की गई है कि BRT से बेहतर तरीके से इसको चलाया जाए। आपको मालूम है पिछले दिनों सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड जो है वो BRT को मिला है। आप ये जानती हैं कि ADB ने भी जो है BRT को बहुत ज्यादा प्रेस किया है। लेकिन चलें ठीक है, लेकिन आप ये तो सवाल करें ना, मेरा तो सवाल ये है, एक हुकूमत जो 13 साल से इक्तदार के अंदर है, सूबे सिंध के अंदर जिसका छठा दौर चल रहा है यहाँ पे, वो इस सूबे को इस कंटिन्यूस 13 साल के अंदर भी सादिया 13 बसेस नहीं दे सकी। ये प्रोजेक्ट अगर मुकम्मल भी किया तो आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने किया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं था तो वजीर आजम साहब ने जो है ये 80 जो है ग्रीन लाइन बसेस इनॉग्रेट की। शहर कराची में बारिशें हो जाती हैं, शहर डूब जाता है, तो वजीर आजम साहब ने अपने गटर साफ कराए। यहाँ के जो 3 बड़े नाले, औरंगी हो गया, महमूदाबाद हो गया, ये नाले 3 नाले बड़े साफ किए, इसके अतराफ में सड़कें बनवाई, दीवारें बनाई, इंक्रोचर्स को मूव किया, उनको किराया दिया। उसके बाद यहाँ पे शहर कराची के अंदर सादिया आपको पता आग लग जाती थी, फैक्ट्रियां जल के राख हो जाती थी। फायर ब्रिगेड का अमला कहता था कि जल के राख हो जाएंगी तो बुझ जाएंगी। आपके वजीर आजम ने 52 फायर ब्रिगेड दी। ये वजीर आजम का काम नहीं था, ये यहाँ की सूबाई हुकूमत का काम था ना। उसके साथ साथ आप देखें जी, उसके अलावा जी, अच्छा, मैं आप जो बात कर रहे हैं, पहले मुझे इजाजत दीजिए मैं शर्मिला साहिबा से उसका जवाब ले लूं कि शर्मिला साहिबा, इनकी तो आपस की वो यानी जो टग ऑफ वॉर है वो चल ही रही है कि भाई हमने आगाज किया, इन्होंने किया, कितने % कंप्लीट हुआ, PMLN क्रेडिट लेगी या PTI क्रेडिट लेगी। वो कह रहे हैं असल सवाल तो फिर आप कर लें सूबाई हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से, जो कि 13 कंसेक्टिव ईयर से वहां पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, पता है मसला क्या है इन लोगों के साथ? मसला ये है कि PTI हुकूमत की अपनी तो कोई कारकर्दगी रही नहीं है। जिस तरीके से ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, ये 2015 में मियाँ साहब ने शुरू किया और 80% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका था 2018 में जब PTI की हुकूमत आई। ये सितंबर 2018 की बात है, गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग हुई और फिर ये जाहिर बात है क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था तो फेडरल गवर्नमेंट ने ही इसे कंप्लीट करना था, उनकी जिम्मेदारी थी। तो जाहिर बात है कि जब पिछली चली गई और नई वाली नाअहल हुकूमत आ गई, तो जब वो आई तो उन्होंने ये क्लेम किया कि हम 3 महीने में ये प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे। आज 3.5 साल बाद जब इमरान खान साहब आए हैं तो एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके गए। मुझे नहीं पता ऐसी क्या उजलत थी, क्या जल्दी थी, क्या उनको घबराहट थी जो एक इनकम्प्लीट, क्योंकि 70 स्टेशंस में से सिर्फ 25 कंप्लीट हैं। आप कह रही हैं और जो लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स हैं उसमें से बहुत सारी रिडंडेंट हैं। इनॉग्रेट किया, देखें ना, नहीं देखें, बात ये है, बात नहीं, बात फेजेस की नहीं होती ना।
एक प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह मियाँ साहब कर गए, जिसका 80% इंफ्रास्ट्रक्चर मियाँ साहब कंप्लीट कर गए, उसको आप अगर जब तक 100% कंप्लीट नहीं करेंगे, आप इफ्तिताह करने की ऐसी क्या उजलत है? मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ कि क्या उजलत है? आपने तो ये क्लेम किया था 2018 में सितंबर के अंदर कि हम 3 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे और कराची को ये तोहफा देंगे। आज 3.5 साल बाद आप एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जो है वो इफ्तिताह करके चले गए। मुझे इसके पीछे इसकी मंतक समझ नहीं आई। दूसरी चीज ये है कि मुझे आप एक बात बताइए, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इसी पे, क्योंकि आपका आज का टॉपिक कुछ खास यही है, 2.7 मिलियन यूरोज की गबन का इंकशाफ हुआ है। एक स्पेनिश फर्म ने सिंध की डीजी नैप को एक लेटर लिखा है, बताया है कि जी 2.7 मिलियन यूरोस की गबन है इस प्रोजेक्ट के अंदर। 500,000 यूरोस की पेमेंट होनी थी, लेकिन 2.7 मिलियन यूरोस की पेमेंट हुई है। और ये खत ऑफिशियली 2020 के अंदर लिखा गया है डीजी नैप को। तो इसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ना, ये कौम का पैसा है। और सबसे पहली बात तो ये है दिस वाज रिटन इन 2020, आप कह रही हैं डीजी नैप को 2.7 मिलियन यूरोस की करप्शन इस प्रोजेक्ट में हुई है। ये टाइमलाइन इसमें है तो वो भी बता दीजिए, बिकॉज 80% काम तो जैसे आपने खुद भी कहा कि ये पिछली हुकूमत में कंप्लीट हो गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फर्म का नाम है ग्रुप्सा, ठीक है। इन्होंने ये लेटर लिखा है डीजी नैप को 2020 के अंदर, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जी इसके अंदर 500,000 यूरोस की पेमेंट होनी थी, लेकिन उसके एवज 2.7 मिलियन यूरोस की। ये पूरा लंबा चौड़ा लेटर अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ आपके प्रोड्यूसर को, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि जी पेपरा रूल्स जो हैं वो वायलेट किए गए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, कोई बहुत सारे नकात है जिसके ऊपर अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं नकात बाय नकात, लेकिन शायद आपके प्रोग्राम में इतना टाइम ना हो। तो देखिए, ये भी इमरान खान साहब जो बहुत बड़े पैरोकार बनते हैं इंसाफ के, और कहते हैं कि जी हम इंसाफ दिलाएंगे और तहरीक इंसाफ इनकी जमात का नाम है, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन वो क्यों करेंगे? क्योंकि इनके जितने भी वुज़रा हैं बेचारे, वो खटक साहब से लेके वो तमाम लोग जिनके ऊपर BRT का केस था, फलना था, वो तो सारे के सारे बरी हो गए ना। हर किसी को क्लीन चिट मिल गई। चीनी के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई, फिर उसके बाद फोरेंसिक की, उसके ऊपर जो मुल्ज़मान है वो साबित हो गए, लेकिन वो धंधा। हाँ, वो तो इसी तरह तारीफ हुई ना। अच्छा, जैसे ये क्या माजरा है, मुझे बताएं कि ट्रीज के ऊपर तारीफ हुई है, लेकिन वो बिलियन ट्रीज तो सुप्रीम कोर्ट को भी नजर नहीं आए। वो भी पूछ रहे हैं वो लगे कहाँ भाई, हमें भी दिखा दें। आप लोग कहते हैं ये दूसरी तरीके से तारीफ हुई है। तो ये छोड़ दें, ये बातें जो है ना, ये इनको या वो सॉरी ये है सोशल मीडिया के मास्टर, इनको बात घुमाना, और ये झूठ भी इतनी महारत से कहते हैं, इतनी दफा कहते हैं। अब्बासी साहब, अच्छा मेरे ख्याल से शर्मिला साहिबा को आवाज नहीं जा रही, कि उन्होंने कहा है कि जो मंसूबे जिन पर तनकीद हो रही है ना, वो मंसूबे हैं ही नहीं जो हमारे पास हैं। ये उनका रिसेंट एक बयान भी आया। देखिए, अब इस नैब की तो कोई पोजीशन रही नहीं है। काश ये कोई नैब काम करता। अब सारी अदालतें ये कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए, ये हुकूमतें बनाने के लिए, ये लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, यही लाहौर कोर्ट ने कहा है। और सादिया साहब, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सारी चीजें कवर करती हैं। इस नैब ने किसी एक आदमी को अपोजिशन के 3.5 साल होने वाले को सजा दिलवा दी है। किसी एक आदमी का ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके नहीं हुआ, ये सही, आपकी बात दुरुस्त है। 1 रुपया ये रिकवर कर सके। इन्होंने जो जुल्म किया, इस मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी है, इस मुल्क से बिजनेसमैन भाग गया है, इस मुल्क से इन्वेस्टमेंट चली गई है, इस मुल्क का ब्यूरोक्रेट्स आज काम करने के लिए तैयार नहीं होता। आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया इस मुल्क के अंदर कि आज जो मुश्किलात से हम दरपेश हैं, आज इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही होती, इस मुल्क की खुशहाली बेहतर होती, तो आज इतनी ज्यादा महंगाई होती, इतनी ज्यादा बेरोजगारी होती, इतनी बदहाली इस मुल्क की कभी ना होती। मसला सिर्फ ये हो गया है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ उन्होंने अपने अपोजिशन के लोग ने, जिस आदमी ने भी उनकी मुखालफत की है, मीडिया ने किया तो उन्होंने उनको नहीं बख्शा, किसी मजहबी तंजीम ने की तो उसको नहीं छोड़ा। चीफ इलेक्शन कमीशन आप देखे कायनी अदारा है जिसे आईने पाकिस्तान ने प्रोटेक्शन दी हुई है, जिसका रिपोर्ट आई है अपने वजीर समेत उसके ऊपर छोड़े, और उस आइन के अदारे को भी उन्होंने तस्दीक करके छोड़ा है। जब ये रवैया हुक्मराना का होगा उस वक्त कहीं बेहतर नहीं आती।
जरूर नैप होना चाहिए मुल्क में, जरूर करप्शन भी है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि करप्शन नहीं है। अच्छा, ये देखिए अभी आपने भी नैप के हवाले से वही बात कि शर्मिला साहिबा ने भी ये पूरा जो खत लिखा गया 2020 में उन्होंने बताया कि डीजी नैप को लिखा गया ना। अब सवाल ये है दैट दिस इज अनफॉर्चुनेट कि फिर उन पर एक्शंस नहीं होते। खुर्रमशेर जमान साहब, आपके लोगों को, जितने भी लोगों के नाम आए उन सबको क्लीन चिट्स मिल जाती हैं, ये एक बात। दूसरी बात ये कि ऑपोजिशन के जितने भी लोगों को चाहे उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके खिलाफ रेफरेंसेस बनाए जाते हैं, आज तक कोई एक बता दें किसी का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा हो, या जो आप लोगों ने आते साथ ही दावा किया था, शहजाद अकबर साहब बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, बाकायदा बताते थे इतना पैसा था, यहाँ गया, इस बैंक में गया, इस अकाउंट में गया, ये रिकवरियां हम करवाएंगे, बाहर पैसा पड़ा है उसको वापस लाएंगे। आज तक एक फूटी कौड़ी तो आप लोग वापस मुल्क में ला नहीं सके, जिसको आप कहते थे ये लूटेड बनी है। अच्छा जी, दो तीन चीज़ें आ गई हैं, उसके एक साथ ही मैं आपको इनका जवाब दे दूं। साथिया, सबसे पहले तो मैं शर्मिला साहिबा से कहूँगा कि जब इनकी बारी आए तो ये ज़रूर बताएं कि वो मुराद अली शाह ने आज से 5 साल पहले सिंध असेंबली में बड़ी बड़ी स्क्रीन पे रेड लाइन, ऑरेंज लाइन और जो ब्लू लाइन के बारे में वीडियोस दिखाई थी, उसका क्या हुआ? अच्छा। पिछले 2.5-3 साल से रोड खुदे हुए हैं और वहाँ पे काम कुछ भी नहीं हुआ। सो रादर देन दूसरे के अच्छे कामों की तारीफ करना, उन पर अगर बैठ के आप तनकीद करें तो अरे अपने गिरबानों में झांक कर सबसे पहले अपनी जो रेड लाइन और ऑरेंज लाइन है उसके बारे में जरूर बता दीजिएगा कि इस सूबे के जो आपके वजीर आला साहब हैं उनकी अभी तक क्या प्रोग्रेस इसके बारे में, इस बारे में जी जरूर। अच्छा जी, दूसरी गुजारिश है कि ये फरमा रही थी कि कोई नैप के केसेस हैं जो कि 2020 में खत किसी स्वीडन की कंपनी ने लिखा है। वो मेरे ख्याल से मैं इनको बता दूं कि जो खत लिखा गया, जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर वो ऐसा है तो वो PMLN गवर्नमेंट के लिए लिखा गया है, क्योंकि 2018 के अंदर तो हमारी गवर्नमेंट आई थी, अगस्त के अंदर रिक्वेस्ट की गई थी और मिड ऑफ 19 के अंदर जो है इसके टेंडर्स गए थे। ये सारा काम तो पिछले 6 से 7 महीने में किया गया है। तो अब्बासी साहब जो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे शर्मिला साहिबा की इस स्टेटमेंट के ऊपर कि जो बता रही है कि कितने मिलियन जो है यूरोज जो है वो एक्स्ट्रा पे किए गए हैं, उसका बेहतर वो जवाब देंगे। जहां तक आपने बात इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कहा था कि लिखा है, इसमें आप कह रहे हैं कि अगर 80% काम उनके दौरे हुकूमत में हो गया था मुकम्मल, तो फिर ये अगर करप्शन का कोई इल्जाम भी लगा तो वो उनके दौर के हवाले से है। क्योंकि देखिए हमें तो 2018 के अगस्त के अंदर रिक्वेस्ट की गई है, मिड ऑफ 2019 के अंदर उसके टेंडर्स गए हैं और लेट 2019 के अंदर जो है वो सारे फ्लोट हुए हैं। सो मेरे इल्म में नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है इसके जावेद अब्बासी साहब जवाब देंगे कि PMLN ने इसके ऊपर क्या करप्शन की है, क्या नहीं की है। अच्छा, एज फार एज जो नैब के केसेस के बारे में आपने बात की है, देखिए मैं एग्री करता हूँ इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नैब तो जाहिर है कि हमारी बनाई हुई नैब तो नहीं है, हमने तो सिर्फ नैब के इदारे को आज़ाद किया है कि सही तरीके से तहकीकात कर सकें। हम तो जरूर चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर जो पैसा लूटा है, जो मुल्क में करप्शन हुई है, जो मुल्क के अंदर बदहाली हुई है, आज मुल्क जिस जगह के ऊपर आके खड़ा हुआ है तो ये पिछले 2.5 साल की इमरान खान की हुकूमत की वजह से तो नहीं खड़ा है। ये दोनों से जो मोहतरमा बैठी हुई हैं और या जावेद साहब बैठे हुए, दो उन सियासी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं सादिया, जो पिछले तकरीबन 50 साल से पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं। तो जो 50 साल से रूल कर रहे हैं वो जरा 50 साल का हिसाब देना, हमसे 2.5-3 साल का हिसाब क्यों ले रहे हैं? हमने तो कोविड के दौरान, मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान को संभाला है, इसकी मिसाल तो पूरी दुनिया में दी जा रही है। आज तक आपने सुना कभी दुनिया के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, सुनिए सादिया साहब, सुनिए प्लीज, चीजें समझ नहीं रहे हैं ये दोनों जो हैं, वो कहते हैं कि हम हुकूमतें कर चुके हैं, ऑपोजिशन में जा चुके हैं। ये बार बार आपको भी इनफैक्ट वार्न करते हैं कि यही नैब जो है आप लोगों के खिलाफ भी ऐसे ही एक्टिव होगा। जरा हुकूमत जाने दीजिए, हुकूमत तब्दील होने दीजिए। और आपके लोगों को हुकूमत में तो हम देखते हैं ना, किसी की भी कोई भी हटा देते ना, उनके लोगों को क्लीन चिट्स मिल जाती है। माजी में भी ये नैब हटा देते ना सादिया, किसको हटा देते? ये नैब हटा देते अपने दौर में ना। इस नैब के चेयरमैन को इन्होंने लगाया था, इनकी तो मिली जुली सारे सिलसिले चलते हैं। वो तो मतलब ये अपने दौर में थे ना, इनके तो 40-50 साल से चीजें देख रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने जिस चीज को बनाया था उसके बाद तो हुकूमतें आ चुकी है ना। देखें हमारा तो एजेंडा यही था ना सादिया, हमारा तो एजेंडा था कि जब हम आए थे इक़्तिदार के अंदर कि हम जो है वो नैब के हवाले से क्यों नहीं लेकर आए इस्लाहात, रिफॉर्म नहीं लेकर आए। वो कहते हैं हम PMLN भी और पीपल्स पार्टी भी आज अपनी गलती मानते हैं कि हमें उसी वक्त रिफॉर्म्स ले आने चाहिए थे, हमारी गलती है। लेकिन वो साथ साथ आपको भी आइंदा आने वाले वक्त के लिए तैयार करते हैं कि जरा हुकूमत जाने दें, फिर देखें आपके लोगों के कैसे केसेस खुलेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खुर्रम शेर जमान साहब अभी ब्रेक पे जाने से पहले ये कह रहे थे कि चलें ग्रीन लाइन के हवाले से तो पीपल्स पार्टी तनकीद कर ही रही है, और भी काफ़ी मंसूबे थे जो सीएम सिंध ने उस वक्त ऐलान किया था, और उनमें से एक मंसूबा जो था वो 10 जून 2016 को साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह ने ऑरेंज लाइन मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा था, और ये भी कहा था कि ये 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध हुकूमत से और भी कुछ चीज़ों की रिक्वेस्ट की है कि वो अपने अवाम को इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सहूलियात से महरूम ना रखें जो कि वफाक इंट्रोड्यूस करा रही है। वो क्या चीज़ें हैं, क्या रिक्वेस्ट की है सिंध हुकूमत से वज़ीर आज़म साहब ने, सुनाइएगा। हुकूमत से कहना चाहता हूं कि देखिए, हमने वो काम किया पाकिस्तान में जो कि डेवलप्ड मुल्कों में भी नहीं है, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। तो सिंध हुकूमत को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये सूबों ने सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको इसमें जरूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि सिंध के लोगों को भी ये राइट होना चाहिए कि वहां भी फैमिलीज के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, और खास तौर पर गरीब लोगों के लिए, उनके लिए इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है, क्योंकि वो इनकार कर चुकी है इस सहूलत को अवेल करने से, वो चाहते हैं कि जो सिंध के अवाम है उनको भी ये सहूलत मिले। एक चीज़ गालिबन वो जज्बात में आके कह गए कि डेवलप्ड ममालिक में भी नहीं होता, डेवलप्ड ममालिक में सहूलियात दी जाती हैं अपने अवाम को, ये तमाम फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं, जिसमें उन्होंने हेल्थ की बात की, इंश्योरेंस कार्ड की बात की। शर्मिला साहिबा, योर रिस्पॉन्स। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ी सी एक चीज़ मेरे ख्याल है कि वजाहत कर दूं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि खुर्रम साहब को इस स्पेनिश फर्म के लेटर के बारे में पता है, या अब्बासी साहब को। ये लेटर लिखा गया है, ये फर्म है, इसका नाम है ग्रुप्सा। ये इस फर्म से, ये स्पेनिश फर्म है, इस फर्म से इस ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स इंपोर्ट किए गए, मंगवाए गए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, इन्होंने, इस फर्म ने नवंबर 2020 में नैब को भी लेटर लिखा, और कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो पीटीआई की हुकूमत ने बनाई है, उसको भी लेटर लिखा है कि हमारे नाम पे, माना स्पेनिश फर्म के नाम पे जाली इनवॉइस बना के 2.7 मिलियन यूरोस की पेमेंट दिखाई गई है, जबकि ये पैसे उस स्पेनिश फर्म को नहीं मिले। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि जनाब जो लोकल पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर है मेसर्स MGH कंपनी, और जो सेक्रेटरी कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का है, उस दोनों के बीच में गठजोड़ है, जिसकी वजह से ये जाली पैसा स्पेनिश कंपनी के नाम पे दिखाया गया, जबकि ये गबन हुई है और नेशनल एक्सचेकर को पाकिस्तान के नुकसान पहुंचा है। तो इसका जवाब इन्होंने देना है, खुर्रम साहब ने और उनकी जमात ने, ये अब्बासी साहब ने नहीं देना है। अब आ जाते हैं कि आपकी बात की कि हेल्थ कार्ड के ऊपर। देखिए, वफाक कोई भी मंसूबा बना के या कोई भी जिसे कहते हैं ना, एक प्लान बना के किसी भी सूबे पे मुसल्लत नहीं कर सकती है, ठीक है। सिंध अपनी हेल्थ के हवाले से, क्योंकि एक डिवॉल्व्ड ये एक मिनिस्ट्री है, जिस तरह एजुकेशन है, इस तरह तो हमने एजुकेशन में भी कहा है कि हम नेशनल करिकुलम को नहीं अडॉप्ट करेंगे, ये हमारा राइट है, बिकॉज दिस इज अ डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकती। हम अपना NICBD में भी काम कर रहे हैं, हम अपने हेल्थ के मामला देख रहे हैं, हम मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुसल्लत नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। एक सेकंड देखिए, मेरी बात सुनिए। आज उनके अल्फाज थे वज़ीर आज़म के, ही वो सेइंग कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अपने अवाम को सहूलत दे दें। नहीं, रिक्वेस्ट बिल्कुल करें, करना भी चाहिए, मिलें, बैठें, बात करें। एक कराची कोऑर्डिनेशन, सिंध कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई थी, उसमें बैठे, इसमें रखें, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बात करें। हम भी ये कहते हैं, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी भी कुछ तजावीज़ हैं, हम किसी और तरीके से करना चाहते हैं, आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं। देखें, मसला पता है क्या है, मसला ये है कि बहुत सी चीजें, अब ये नेशनल करिकुलम, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, आइन के अंदर नहीं है, ये PTI के मंशूर में है। अब अगर इनके मंशूर में कोई चीज है तो ये मुसल्लत नहीं कर सकते किसी सूबे के ऊपर कि इनके मंशूर के मुताबिक चलें।
सिंध अपना फैसला खुद करेगा। बाकी देखें ना, पंजाब में तो इनकी हुकूमत है, बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमतें हैं, तो ये तो वहां मुसलत कर देते हैं, उनकी मजबूरी है। हालांकि पंजाब ने भी ये नेशनल करिकुलम के ऊपर एतराजात उठाए हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह ईवीएम का मामला है, अब इन्होंने मुसलत कर दिया है, क्योंकि ये अपनी तकरीरों में कहते रहे इनके शायद मंशूर के अंदर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मना कर दिया कि नहीं हो सकता है। फिर असद उमर साहब ने भी कह दिया कि जी बल्दियाती इंतखाबात में भी हम नहीं कर सकते। तो भाई आपके मंशूर में है तो आपने मुसलत करना है, चाहे आप केपेबल हो वो चीज करने के कि नहीं। एक चीज को आप पहले से कंट्रोवर्शियल बना देंगे तो उसके नतीजे में होने वाले इलेक्शन आज ये चीज बल्दियाती, तो इस तरीके से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज जो है वो ईवीएम के इस्तेमाल की बात हुई है, लेकिन यस, आप जिन स्टेटमेंट्स का अभी जिक्र कर रही हैं ये मौजूद हैं। कुछ वज़रा हैं वो कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में नहीं हो सकते, लेकिन आज ये फैसला हुआ है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ईवीएम इस्तेमाल होगी। खुर्रम शेर जमान साहब, मूविंग ऑन, पहले शर्मिला साहिबा की बात का जवाब दे दीजिए, जो उन्होंने कहा कि नैब को जो लेटर लिखा है उसकी डिटेल आपको बता भी दी है कि उसका जवाब पीटीआई की हुकूमत ने देना है। अच्छा देखिए सादिया, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि हमारी पॉलिसी रिगार्डिंग करप्शन बड़ी क्लियर है कि चाहे वो कोई शख्स भी हो उसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो किसी और सियासी जमात का हो, उसको छोड़ना नहीं है और मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अगर नैब अपने काम के अंदर ठीक काम नहीं करी तो उनको करना चाहिए। मैं तो कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा किसी शख्स को, चाहे वो पीटीआई का हो या किसी का भी हो। लेकिन देखिए दूसरी बात यह है कि कितनी चालाकी से सबसे पहले तो शर्मिला साहिबा ने आपके 2016 को जो आपने सवाल किया था रेड लाइन ऑरेंज लाइन का, उसको स्किप कर गई, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब उनके पास है ही नहीं। कराची की कोई 10 किलोमीटर की सड़क इन्होंने खोद के छोड़ी भी है 2016 से और लोगों का बुरा हाल है, इन्होंने काम को वहीं छोड़ा है, आज तकरीबन 5 साल हो गए। सेकेंडली ये गुजारिश है सादिया कि ये देखें, बहुत मुझे अफसोस होता है, आज देखिए प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करके कहा हेल्थ कार्ड के बारे में, अब ये कहती हैं कि हमारा NICVD बहुत अच्छा चल रहा है। अरे क्या लोगों के पास सूबे सिंध के अंदर सिर्फ दिल के मरीज होते हैं क्या और दुनिया में कोई मरीज नहीं होते हैं? सादिया मैं आपको बताऊं कि ये मिसाल आपके लिए भी, क्योंकि आपने कहा कि ये मिसाल हेल्थ कार्ड की पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही मिसाल है, इस तरह का हेल्थ कार्ड पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं है। इसको बिल गेट्स ने भी अप्रिशिएट किया, इसको यूएस के प्रेसिडेंट ने भी अप्रिशिएट किया और बहुत सारी अलग अलग ममालिक ने इसको हेल्थ कार्ड पे अप्रिशिएट किया। लेकिन आप ये तो मत कहें कि दुनिया में कभी किसी ने काम किया ही नहीं है। मैं तो ये बात कर रही हूँ डेवलप्ड ममालिक में जो लोग अपनी जो हैं वहाँ आवाम के वेलफेयर के प्रोजेक्ट शुरू करती हैं और बहुत सारी हैं। इस तरह की आप ये बता रहे हैं मुझे कि पाकिस्तान में जो आवाम के वेलफेयर के मंसूबे हैं वो बहुत बड़े हैं और दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हेल्थ कार्ड की जो मिसाल है वो दुनिया में कहीं नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए 10 लाख रुपए का कार्ड एक गरीब से गरीब आदमी, छाबड़े वाला भी जेब में लेके घूम रहा है। केपी के अंदर और पंजाब के अंदर सादिया जितने भी लोग रहते हैं उनका जो ID कार्ड है वो उनका हेल्थ कार्ड है। इस तरह की मिसाल कहीं भी नहीं और हम चाहते हैं कि सूबे सिंध के अंदर भी हो जाए, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि हमें जरूरत नहीं है। सो बकौल जिस तरीके से शर्मिला साहबा फरमा रही है, इनकी बात से समझ में आ रहा है कि सूबे सिंध में लोगों को सिर्फ दिल की बीमारी होती है, क्योंकि ज़ाहिर जितने झटके इन्होंने सूबे सिंध के लोगों को दिए हैं बेसिक नेसेसिटीज की शक्ल के अंदर, तो दिल के मरीज ज्यादा हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है ना। ये तो कहते हैं कि NICVD है, अरे भाई हालत तो देखें। जिना हॉस्पिटल आपका जो है वो NGO चला रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल आपका NGOs चला रहे हैं, SIUT आपका NGOs चला रहे हैं, जो सिविल का बर्न्स वार्ड है वो आपका NGOs चला रहे हैं। इंडस जैसे बड़े जबरदस्त हॉस्पिटल आ गए, उनको भी NGOs ही सपोर्ट करें क्योंकि आपकी नालायकी है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने एक लूटमार का बाजार लगाया हुआ है। सो मेरा ये कहना है कि सादिया सूबे सिंध के अंदर आवाम के पास ना पीने का पानी है, क्योंकि वाटर कमीशन कहता है कि 70% पानी जो लोग पीते हैं सूबे सिंध में इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। स्कूलों में बच्चों के तालीम नहीं है और इनका मिनिस्टर कहता है कि मैं 5200 स्कूल बंद कर रहा हूं कि तालीम का म्यार बेहतर हो जाएगा स्कूल बंद करने से। और अगर आप इलाज पे जाएंगे तो ये हाल है सादिया, बात खत्म करते हुए कि अल्लाह का शुक्र है कि आपके वजीर आजम ने कोविड की वैक्सीन दे दी। 18वीं तरमीम के बाद इन्हीं की जिम्मेदारी थी ना, क्यों नहीं लगाई कोविड की वैक्सीन? लगा दी। इनके पास रेबीज की वैक्सीन भी नहीं है, कुत्ता काट जाए। आज आपके वजीर असद हुकूमत को वैक्सीन ना मंगवाने पर भी काफी तनकीद कर रहे थे। मेरा अब्बासी साहब से रब्ता नहीं था, पता नहीं वो सवाल सुन सके या नहीं सुन सके। अब्बासी साहब, ये जो मंसूबे हैं अभी सेहत कार्ड के हवाले से, मैं यही जानना चाह रही थी कि अगर कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आज PMLN के काफ़ी लोगों ने सेहत कार्ड पे भी, आप इस मंसूबे के बारे में भी यही कहते हैं कि ये भी PMLN का ही था। देखें जी, अगर किसी को एजुकेशन की फैसिलिटीज मिले या हेल्थ फैसिलिटीज मिले तो ये बहुत अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। ये हुकूमतों का काम है, अस्पताल बनाती हैं, सेहत फैसिलिटीज देनी है। अगर कोई बेहतर काम हो तो हम सारे मिलकर उसको बेहतर कहते हैं।
मसला क्या है? मसला सर ये है कि इस वक्त मामला ये नहीं है, मामला सबसे ज्यादा इस वक्त जो सिक्योरिटी हमारी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है, उसकी वजह से ये है कि हमारे मुल्क में बेतहाशा महंगाई हो गई है, जो गुर्बत बढ़ रही है। आम आदमी के लिए दवाइयाँ खरीदना, अस्पताल जाना, बिजली के बिल देना, बच्चों को स्कूल में भेजना, ये बहुत बड़ी मुश्किल दुनिया में हो गई है। जो IMF से पैसे लिए गए हैं, कर्जा लिए गए हैं, उनकी जो कंडीशन मान ली गई है, वो पाकिस्तान की सालमियत जो है वो इतना लग रहा है जिसका शायद अल्लाह न करे फिल्म में दिखा दी गई है। हुकूमत को चाहिए कि आप अगर कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपने सेहत कार्ड दिया तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक सेहत कार्ड से तो चीजें नहीं ठीक हो सकती। जहाँ आपने बीमारी इलाज के लिए कुछ पैसे अगर किसी के खून में रखें और वहाँ आपने महंगाई की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में आज इनके एक वजीर अली जैदी, उन्होंने तो ये भी कहा कि जी लंदन से ज़्यादा महंगाई जो है वो पाकिस्तान में है। अब पता नहीं वो किस तरीके से कंपेयर कर रहे थे। या वो ये कर सकते हैं, इनका तो मैं कुछ नहीं जवाब दे सकता। तो सबसे जो हमारा इस वक्त ज्यादा मसला है, जो सबसे बुरे हालात है, वो माशी है पाकिस्तान के, जो माशी बुरहान में पाकिस्तान में फंसा हुआ है, जो माशी मुश्किलात है पाकिस्तान की, जो हर वजीर खजाना तो बीट कर रहे हैं, उससे ये मामला ठीक नहीं हो रहा। असल मसला इस मुल्क का ये नहीं है, वो ये कह रहे हैं असल मसला इस मुल्क की महंगाई है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। ये वो मामला है जो इन्होंने कहा था कि हम आकर हल करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम चाइना की तरह गुर्बत का खात्मा करेंगे, दुनिया से लोग यहाँ नौकरियां लेने के लिए आएंगे, हम घर बनाएंगे। एक वादा जो हुकूमत ने आने से पहले किया था, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं की। ये लोग सवाल उठा रहे हैं। ओके, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनको हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अब्बासी साहब ने जो महंगाई का जिक्र किया है वो बात दुरुस्त है। जो बिजली सारिफीन हैं उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अगर पिछले 2 महीने का हम जिक्र करें तो 2 महीने में बिजली सारिफीन पर 115 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है और नवंबर से लेके अभी तक जो है पर यूनिट फी यूनिट जो बिजली के टैरिफ हैं उनमें 8.94 रुपए का इजाफा भी हुआ है। इस पे भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शर्मिला साहब क्विकली पहले तो ज़रा जवाब दे दीजिए, फिर खुर्रम शेरजमान साहब कहेंगे कि जवाब नहीं आया ऑरेंज लाइन मंसूबे का। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिंध के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं वो अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे रेड लाइन का भी मंसूबा जो है वो तातील का शिकार है, हमारा ऑरेंज लाइन का मंसूबा भी जो है वो भी प्रोसेस के अंदर है। देखिए, किसी भी मंसूबे, एक चीज़ आपको मेरा ख्याल है खुर्रम साहब को समझ नहीं आती है कि कोई भी मंसूबा बनाने से पहले उसकी फीजिबिलिटी बनती है। फीजिबिलिटी जब बनती है ना, देखिए ये तो हर चीज़ बगैर फीजिबिलिटी के बना के, मोहतरमा मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ। आपको तो असेंबली में भी खुर्रम भाई समझ नहीं आती है। अब मैं जवाब दूं या आप जवाब देंगे मेरे बजाय? जी मेरी बहन आप समझा दें। अच्छा चलिए, इन तमाम मंसूबों की जवाब ले लें, जवाब तो लेना, वो बता रही हैं आप। देखिए 5 साल में क्यों नहीं हुआ खत्म। जी अब मैं जवाब दे रही हूँ तो ये सुनने की इनमें हिम्मत नहीं है ना, हौसला नहीं है। देखिए, जो भी मंसूबा बनता है, बिलखुसूस अगर कोई बिल्डिंग बनती है या कोई ट्रांसपोर्ट का मंसूबा बनता है, उसकी ट्रैक बनती है, उसकी फीजिबिलिटी बनती है, उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी होती है। हवा में कोई मंसूबे इस तरीके से नहीं बनते कि जनाब आपने मंसूबे बना दिए, 4 बसें लाके खड़ी कर दी, इनकम्प्लीट सा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर करप्शन की सवालिया निशान है, जिसके अंदर आपकी एस्केलेटर्स चल नहीं रहे हैं, दरवाजे खुल नहीं रहे हैं और आप इस्तीफा कर दें। इस तरह नहीं होता है। बात यह है कि तमाम मंसूबों के अंदर ऑरेंज लाइन भी मौजूद है, रेड लाइन भी मौजूद है। इन तमाम मंसूबों के अंदर इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि अगले साल तमाम मंसूबे जो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी रुकावटें जो आ गई। चलिए मुझे इसका जवाब मिल गया, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा। मैं चलिए इसका जवाब खुर्रम साहब आपको होपफुली मिल गया होगा। और मुझे अब्बासी साहब ने जो बात की थी, मैं जो उसी पे वापस जाना है। जावेद अब्बासी साहब, आपने जो जिक्र किया था महंगाई का,
अंदाजा हो गया। अच्छा खुरम साहब, ठीक है, मैं पहले सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हैज टू गो, तो मैं पहले उनसे ज़रा बात करके फिर आपकी जानिब आती हूँ। अब्बासी साहब, मुझे बताइए कि जो हम ये बिजली के रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस हमारे सामने हैं, हर तरह से आपने भी जिक्र किया कि महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल महंगाई है। आपको लगता है कि ये हुकूमत अभी भी जो दावा कर रही है, जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि 6 महीने में जो है वो बेहतरी आ जाएगी, किस तरीके से आपको लग रहा है कि हुकूमत बेहतरी लाने के मूड में है? बिल्कुल नहीं जी, जो शौकत तरीन साहब ने तो इस मुल्क का सारा इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है। जितने सख्त मिशन पे इन्होंने IMF से पैसा लिया है, इतनी सख्त मिशन पर पिछली भी किसी हुकूमत ने नहीं दिया। लिहाजा ये बहुत ही तकलीफदेह बात है जो ये कह रहे हैं, और मैं बिल्कुल दुख से कह रहा हूँ कि अभी एक वज़ीर ख़ारजा ये दोबारा वज़ीर खजाना तब्दील करेंगे। इन्होंने पहले भी वज़ीर खजाना तब्दील किए हैं, अभी ये तब्दील किए, लेकिन इन्होंने बेहतरी कोई नहीं करनी। इन्होंने इसी तरह अब किसको लगाएंगे? अब इनके पास और कौन रह गया है? इनका अपना तो वो एक ही था, असद उमर, उसके बाद तो जितने भी खजाना के वजीर लगाए वो तो बाहर से ही आए, इनकी पार्टी के तो नहीं। ये डायरेक्शनलेस हुकूमत है, जब तक डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई बेहतरी नहीं। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि अब शौकत तरीन के बाद कोई नया वजीर खजाना आने वाला है? बस इनकी छुट्टी होने वाली है। इमरान खान साहब अभी सारा इन पे डालेंगे वजन, और फिर खुद भी तो इनके साथ होने वाला है, हाथ होने वाला है, छुट्टी देने की बात है, फिर इनके साथ यही होगा। अच्छा, छुट्टी होने वाली है आपको लग रहा है शौकत तरीन साहब की, लेकिन वो तो बड़े दावे कर रहे हैं कि जी बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी। खुर्रम शेर ज़मान साहब, आवाम पे चलें, ये बाकी मंसूबे तो हैं अपनी जगह, लेकिन ये जो महंगाई का एक तूफ़ान है, इस पर तो ज़रा आवाम पे रहम कर दें। नहीं, देखें, इसमें सादिया कोई दो राय थोड़ी है। मैं आपसे थोड़ी बहस करूंगा इसके अंदर कि महंगाई नहीं है, महंगाई तो बिल्कुल है, लेकिन मैं आपसे भी एक सवाल करता हूं ना सादिया, कि पंजाब के अंदर आटा सस्ता मिल रहा है और सिंध में पंजाब में आटा सस्ता मिल रहा है, सिंध में आटा महंगा मिल रहा है। पंजाब में चीनी सस्ती मिल रही है और सिंध में चीनी महंगी मिल रही है। पंजाब में सब्जियां, चिकन, गोश्त सस्ता मिल रहा है और सिंध में जो है वो महंगा मिल रहा है। केपी में सस्ता है और सिंध में महंगा है। देखिए सादिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नफरत जो है ना तहरीक इंसाफ से इतनी ना करें कि उसकी दुश्मनी जो आप आवाम से लें। बड़ा फर्क है। यहाँ पे कारोबार करने वाले लोग जो है ना कोशिशें कर रहे हैं कि पंजाब में जाके कारोबार करें। महंगाई बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। पेट्रोल कोई पाकिस्तान की जमीन से नहीं निकलता, पेट्रोल इंपोर्ट होता है। अगर सऊदिया ने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए तो पाकिस्तान का हमने घर से लेकर आएगा। पहली दफा ऐसा हुआ कि टैक्स नहीं लगा हुआ। दूसरी बात यह है, पहली बात थी दूसरी बड़ी अच्छी थी, मुझे खुशी हुई कि आपने कहा कि आप इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहे हैं कि महंगाई है, आपने माना, बड़ी अच्छी बात है। अब आप जो कह रहे हैं ना कि सिंध और पंजाब कंपैरिजन ये कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, उस पर भी मैं बात कर लूँगी, शर्मिला साहबा से भी बात कर लूँगी कि जो आप कीमतें बता रहे हैं वो सिंध में क्यों ज़्यादा हैं, पंजाब में क्यों कम है, ये पूछ लूँगी मैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो विफाक में है, दीगर सूबों में है, वो क्यों कंट्रोल नहीं कर रही अभी तक? देखें सादिया, मैंने आपसे भी फरमाया कि महंगाई पूरी दुनिया के अंदर है। पाकिस्तान आज भी बेशुमार ऐसे दुनिया के ममालिक हैं जिससे सस्ता है। न्यूयॉर्क से सस्ता है, ये भी मान लिया। लंदन से पाकिस्तान तो आगे का ऐसा कौन सा प्लान है कि जिससे बेशुमार ऐसे शहर हैं के अंदर यकीन दिला रहे हैं आप आवाम को कि वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि रोज जो हम देख रहे हैं, कभी बिजली बढ़ गई, कभी फ्यूल बढ़ गया, कभी गैस की कीमत बढ़ गई। सुने सादिया, वो तो बढ़ेंगी ना। देखें, पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, तो क्या आप समझती हैं जब फ्यूल आपका महंगा होगा तो यहाँ पे बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी? देखिए इस वक्त जो ना अपोजिशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने अपने दौर में ये भी मान लिया आपकी बात। ये मौका मिल गया है। यही तो मेरा सवाल है कि जब आप खुद ये कह रहे हैं, आप फिर आपके वज़ीर खजाना जो बयान दे रहे हैं वो तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना कि कम होने जा रही है सब कुछ, महंगाई कम होने जा रही है। यही तो मैं पूछ रही हूँ। नहीं, डेफिनेटली सादिया, आप ठीक फरमा रही हैं। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ तो आप जा रहे हैं ना। मेरा तो आपसे सवाल कुछ और है। शर्मिला साहब, ये बता दें कि सिंध में आटा क्यों महंगा है, पंजाब में क्यों सस्ता है, केपी में क्यों सस्ता है? यहाँ पे दुश्मनी अवाम के साथ सिंध में क्यों की जा रही है? ज्यादा आवाज तो जो आपको आ रही है महंगाई की, सुबह सिंध से आ रही है ना। देखें सादिया, सब्जी हो गई, गोश्त हो गई, मुर्गियां हो गई, ये दालें हो गई, इसका ताल्लुक कोई वजीर आजम से नहीं है। ये जिम्मेदारी यहाँ के लोकल कमिश्नर्स की है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। सिंध से आवाज नहीं आ रही है, पूरे मुल्क से आवाज आ रही है।
मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ, ये मेरे ऑफिस में आप किसी से भी पूछ लेना, ये सामने बैठे हुए जो हमारे कैमरामैन है ये भी अभी यही प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि महंगाई जो है कंट्रोल नहीं हो रही, बड़ा मुश्किल हो गया है। सो ये तो हर जगह पे ये सिचुएशन है। हाँ, सही है, ठीक है, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएगी। जाने दें कि आपने चलें, अब दो चीजें देखिए, आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है तो उसके असरात पाकिस्तान पे भी आएंगे, मान ली बात आपकी। आप कहते हैं कि फ्यूल महंगा होगा, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे भी कीमतें बढ़ेंगी, बिल्कुल मान ली आपकी बात। गैस जो है उसकी कीमत बढ़ जाती है, बिजली की कीमत बढ़ जाती है, फ्यूल जो है वो महंगा होता चला जा रहा है। जब इतनी सारी चीज़ों में महंगाई हो रही है तो वो कौन सा मैजिक फॉर्मूला है कि जिस पे आप यकदम ये दावा कर दें कि जी आने वाले दिनों में आप देखेंगे महंगाई कम हो जाएगी? अभी इसकी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन था मैं उसकी बात कर रही थी। शर्मिला साहिबा, अगेन खुर्रम साहब हमें ले आए हैं कंपैरिजन पे, तो ज़रा बता दीजिए कि वो जो चीज़ें जो जितनी उन्होंने गिनवाई हैं कि पंजाब में सस्ती हैं और सिंध में महंगी हैं, क्यों? सादिया, इस वक्त पाकिस्तान के किसी सूबे के अंदर कोई भी खाने की पीने की अशिया सस्ती नहीं है, इसलिए कि आप बिजली का टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। अभी आपने 4 दिन पहले 4.25 रुपए बढ़ाए हैं कराची के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के अंदर, और आज आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर 5.25 रुपए बढ़ा दिए हैं। आप समझती हैं कि बिजली के बिल जब ऊपर जाएंगे और बिजली की नरखें जब ऊपर जाएंगी तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी? डीजल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं। हर महीने आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगानी है, ठीक है? आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाएगी, बिजली की प्राइस ऊपर जाएगी, तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नीचे जाएगी? क्या किस तरीके से कोई भी सूबा, अब मैं यहाँ पर देखिए, मेरे लिए पंजाब के लोग या केपीके के लोग उतने ही अजीज हैं जितने मेरे लिए सिंध के लोग अजीज हैं। कहीं भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खाने पीने की अशिया को आग लगी हुई है सादिया, आपको पता है। और ये वो मुल्क है जो फूड एक्सपोर्ट करता था। आज हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है हमारी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश क्यों हो रही है? हमारा इंपोर्ट बिल इतना है, $8 बिलियन का हमारा पिछले महीने का इंपोर्ट बिल है सिर्फ खाने पीने की अशिया के। हम फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। आपका किसान मर गया है, कैसे ट्रैक्टर चलाए? डीजल की कीमतें देखी हैं आपने, यूरिया की कीमतें देखी हैं आपने, खाद की कीमतें देखी हैं आपने, किस तरीके से 1 ग्राम मर गया किसान। तो आप किसान अब पैदावार ही नहीं कर पा रहे, आप इंपोर्ट कर रहे हैं ये चीजें। तमाम उसके बाद आप ये देखिए, तमाम बिल्कुल सही है, इनके नर्ख बढ़ रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, बट स्टिल हमारे जो वजीर ख़जाना है वो ये यकीन दिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई कम हो जाएगी। वो क्या फॉर्मूला है वो अभी तक हम समझने से कासिर हैं। आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब आपका, खुर्रम शेर जमान साहब आपका, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का भी, उन्होंने हमें भी ज्वाइन किया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।